नमस्कार दोस्तों। रवीश कुमार ने भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहा था, लेकिन शायद गोदी मीडिया शब्द उचित नहीं है। मुझे लगता है उसे चरण चुंबक मीडिया कहना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। वो इस देश के युवाओं की बात नहीं करती, उनके भविष्य की बात नहीं करती, वो महंगाई की बात नहीं करती है, वो किसान की बात नहीं करती है, वो इस देश के उस अल्पसंख्यक की बात नहीं करती है जिसे मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और वो बात नहीं करती है नरेंद्र मोदी के लूट की। हालात ये है कि इस देश को लूटा जा रहा है, घसोटा जा रहा है, और इस देश के भविष्य को, यानी हमारे जो बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके भविष्य को खत्म किया जा रहा है, मगर इस पर वो बात नहीं करता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्ष के सैकड़ों सांसदों ने भारत की संसद परिसर में पहली बार यह घटना हुई है, भारत के संसद परिसर में, क्योंकि सदन के अंदर तो बोलने नहीं दिया जाता। अडानी का आ बोलो तो स्पीकर कहते हैं माइक बंद कर देंगे या हाउस एडजर्न कर देंगे, उपराष्ट्रपति हाउस एडजर्न कर देंगे या माइक बंद करा देंगे, या कहेंगे ना कोई भी रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। इस तरह की स्थिति होती है, तो मजबूरी है कि आप बाहर आएंगे और बाहर करेंगे। तो संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम सारे सांसदों ने अपने पीठ के पीछे लगा करके स्टिकर कि मोदी अडानी भाई भाई एक हैं, मोदी अडानी एक हैं, और इस तरीके से नारे लगाते हुए स्टिकर लगा के सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है, उसका वीडियो हुआ, शेयर हुआ। लेकिन भारत के आज जब सारे अखबार मैंने देखे, उन अखबारों की यह दशा कि वह खबर पूरी तरह नदारत थी। किसी अखबार में फ्रंट पेज में तो जगह मिल नहीं सकती, जहां अंदर के पेजों में भी मिली तो वहां पर यह नहीं कहा गया कि राहुल गांधी ने यह प्रोटेस्ट किया। उसमें यह हेडलाइन बनाई गई कि बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी गद्दार हैं। राहुल गांधी के लिए न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, उन पर वो बात कर रहा है। वो नहीं बात कर रहा है कि राहुल गांधी, और उसकी निंदा नहीं कर रहा है, उसको बड़े उससे दिखा रहा है कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया है, कि कांग्रेस को गद्दार कहने वालों का उन्होंने इतना अच्छा छाप दिया है। बहरहाल, हम भी यदि मान लें कि भाजपा और उनके सांसद सही कह रहे हैं, तो गद्दारी किसने की है देश के साथ, कैसे की है, इस पर बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी लगातार अडानी पर क्यों बात कर रहे हैं। यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ी हुई बात है। तो इसी पे आता हूं। गद्दारी की बात यदि कांग्रेस ने करी होती, बात करी होती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जनसंघ के लोग 7 पीढ़ियों तक गद्दार कहलाते। इतनी गद्दारियां की हैं। गद्दारी की चंद्रशेखर आजाद की के खिलाफ वह सूचना दे करके, वो आरएसएस का तिवारी जिसने किस तरीके से यह सूचना दी थी, और फिर उसने उनकी हत्या करवा दी। उसी तरीके से यदि आप देखिए, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी क्यों हुई? क्योंकि आरएसएस के लोगों ने गवाही दी उनके खिलाफ, और इस कारण से फांसी हुई। यदि आप देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाते, संविधान की प्रतियां जलाते हुए रामलीला मैदान में 30 नवंबर 1949 को किसने जलाया था? आरएसएस ने जलाया था, जनसंघ ने जलाया था।
वो दिन याद कर लीजिए। और इसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसी तरीके से आप पाएंगे तमाम चीजें की गई। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकार किसने छीने? तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आएगी। इस देश के साथ गद्दारी करते हुए 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा न फहराने वाले वो कौन थे? आरएसएस के लोग थे। और कांग्रेस के पांडे जी ने जबरन पहली बार तिरंगा फहराया था। तो इससे आप समझ सकते हैं, अब वही तिरंगा यात्रा निकालेंगे, वही दूसरों खुद को राष्ट्रवादी बताएंगे और असल में जो है इस देश के सबसे बड़े घातक वही है। तो आप समझिए, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, गृह मंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उनको एक चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं होती है कि एक कड़ा पत्र भी लिख दें, और फिर कहेंगे हम हिंदूवादी हैं। बांग्लादेश भारत को धमका देता है, अपने उच्चायुक्त को बुला लेता है और भारत के उच्चायुक्त को बुला करके धमकाता है, डांटता है। भारत कुछ नहीं बोलता है, उल्टा माफी मांग लेता है। समझिए आप। और इधर भारत का प्रधानमंत्री उससे यह नहीं कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, वो अपने तुरंत विदेश सचिव को वहां भेजने का निर्देश करता है कि नहीं, आप जाइए, उनसे अच्छे संबंध बनाइए। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। ये किसी के नहीं, सिर्फ कुर्सी के, या फिर ये अडानी के। पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन करते हैं। वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एमएमसी फर्नांडो कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है। अडानी के हैं, कुर्सी के हैं, इस पर आऊं इसके पहले। नौकरी में जो बेईमानी हुई, भर्ती में बेईमानी चल रही है और सब कुछ चल रहा है, जिसके कारण बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हो रही थी, उसके खिलाफ वहां के हजारों विद्यार्थी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा था। भाजपा और जेडीयू की सरकार है, वहां लाठी चल रहे थे उन युवाओं पे जो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक अदद ईमानदारी से नौकरी दे दीजिए, हमें नहीं कोई पक्षपात चाहिए। उन पर लाठी चलती है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में जो पेपर लीक हुए हैं, सारी गड़बड़ियां हुई, उनके खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे थे युवा, तो उन पे लाठी चल रही थी, उन महिलाओं को खदेड़ा जा रहा था, और न जाने क्या क्या हुआ है। इस देश में 1.25 करोड़ सरकारी पक्की नौकरियां खत्म की जा चुकी हैं, और जो बची हैं उनमें भी करीब 50 लाख से अधिक पद अभी खाली पड़े हुए हैं, और उनमें 23 लाख पद सिर्फ केंद्र सरकार के हैं। और ये 23 लाख तब है जब कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कहना गलत होगा, आउटसोर्स के जरिए आधे से ज्यादा पद भरे हुए, यानी यदि वो भी जोड़ लेंगे तो करीब 50 लाख के आसपास पद केंद्र सरकार में खाली है, और उधर इसी तरह राज्य सरकारों में है। यदि आउटसोर्स के पद जोड़ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर भी 1 करोड़ के करीब पद आपको निकल आएंगे। बहरहाल ये तो मैंने एक स्थिति बताई रोजगार की। इसके बाद में किसानों के साथ जो हो रहा है, किसान अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता, अपनी बात नहीं रख सकता है, उसके ऊपर लाठियां चलती हैं, उसे भगाया जाता है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और राहुल गांधी
जब इन सब के दर्द को लेकर के बोलते हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है। जब राहुल गांधी कहते हैं साजिश हो क्यों रही है, यह समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी पर देश की सारी संपत्ति लुटा रहे हैं। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, सारे बड़े प्रोजेक्ट उसके नाम कर रहे हैं। कमी हुई तो एजेंट की तरह विदेशों में सिफारिश कर डील दिलवा रहे हैं। अडानी की पोल पट्टी खुलने पर उसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा रहे हैं। वो न सदन में अडानी पर चर्चा होने देते हैं, न ही अडानी पर कोई जांच करवा रहे हैं। सब जान गए हैं कि मोदी अडानी एक हैं। ऐसे में वो अडानी को बचा रहे हैं या खुद को बचा रहे हैं। तो गद्दारी किसने की है यह बताता हूं। गद्दारी नरेंद्र मोदी ने की है। गद्दारी भाजपा आरएसएस ने की है। कैसे की है? अडानी को सब कुछ सौंप के, इस देश के पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, जंगल हो, कहीं पे भी कुछ हो, सौर ऊर्जा हो, सब अडानी को सौंप दिया है। और जो सौंपा है उसका नतीजा क्या हुआ है? भारत का, सिर्फ भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 34,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अडानी की उस कंपनी ग्रीन एनर्जी को लाभ देने के लिए माफ कर दिया। कैसे किया? सब्सिडी दी तमाम राज्यों में और तमाम राज्यों पर दबाव डाला कि महंगी बिजली अडानी की खरीदिए। अडानी की महंगी बिजली, इसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश में 1400 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने उसे दे दिया और 1400 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दे दिया और कहा खरीदो इसकी महंगी बिजली। अब वो महंगी बिजली खरीद रहा है और ये सब कर रहा है। जो सब्सिडी का पैसा जनता में जाता, रोजगार जनरेट होता, वो नहीं होगा कि वहां पर कारखाना लगे, वहां सरकार करे। उतने में 2 कारखाने लग जाते और वहां बिजली अपने आप हो जाती, लेकिन वो नहीं करेंगे। अडानी की महंगी बिजली खरीदो। यह खेल है भारत में। सरकारी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पनकी पावर थे और वो सब थे, बड़े बड़े रोजगार दे रहे थे, सरकारी नौकरियां दे रहे थे, सब बंद कर दिए गए। पंजाब में चले जाइए, दूसरे और राज्यों में चले जाइए, राज्य सरकारों ने और उन्होंने बंद कर दिया। हरियाणा सरकार में जिस समय कांग्रेस थी, उसने 2 पावर प्लांट लगाए और 1 पावर प्लांट का जनरेशन बढ़ाया, 2 पावर प्लांट का जनरेशन बढ़ाया और तमाम नए खोलने के लिए काम किया। उसका नतीजा हुआ कि हरियाणा में इफरात बिजली हुई। इसी तरह पंजाब में उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उन्हें बंद करने का किया। आज पंजाब में या हरियाणा में कहीं बिजली सरकारी नहीं बल्कि अडानी की बिजली खरीदी जा रही है और वो चल रही है। यह खेल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया और उससे बिजली जनरेट होती है। उससे चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों, पंजाब, हरियाणा और दूसरों को बिजली मिलती, बहुत सस्ती बिजली मिलती। ये क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इन्हें अडानी की खरीदनी थी। नतीजा क्या हुआ? वहां जो लाखों रोजगार बन सकते थे वो इन्होंने खत्म कर दिए। इस तरह से इन्होंने तमाम जगह, पोर्ट में, एयरपोर्ट में और सब जगह अडानी को देकर के रोजगार खत्म किए। जो सरकारी क्षेत्र में आते वो खत्म हो गए। यानी आप बेरोजगार होके बैठिए, बच्चों का भविष्य अडानी खा गया। फिर किसानी पर उसकी नजर पड़ी और अडानी का जो एग्रो का प्रोजेक्ट है उसमें उसने कब्जा करने के लिए किसानों पे जो किया गया और हो रहा है लगातार, वो आप देख रहे हैं। बागवानों को कब्जा किया गया। कैसे? चाहे हिमाचल का सेब हो, चाहे जम्मू कश्मीर का सेब हो, और ये दोनों सेब पे अडानी को कब्जा कराया गया। इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री थी, उस पर अडानी का कब्जा कराया गया और नतीजा क्या हुआ? आज वहां पे आधे रोजगार हो गए। इसी तरीके से पोर्ट पे जहां से आती है सारी ड्रग्स और वो ड्रग्स पूरे देश के युवाओं की रगों में दौड़ रही है। कैसे देश को नशे में झोंक दिया गया, बच्चों के भविष्य खत्म कर दिए गए। वह हुआ है, वो अडानी के पोर्ट से आ रहा है। इसके बाद सारी स्मगलिंग और दूसरी चीजें जो हो रही हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे दे दिए गए अडानी को। नतीजतन वहां से क्या गलत है क्या सही है, अब तो उसकी सुरक्षा भी उन्हीं को सौंप दी गई। जबकि अडानी की सुरक्षा कौन करेगा? CISF। लेकिन
उनके उसकी सुरक्षा अडानी के कंपनी को दे दी जाएगी। अडानी ही चेकिंग करेंगे कि क्या सही आ रहा है, क्या गलत आ रहा है। सीआईएसएफ नहीं चेक कर सकती है। मतलब आप खेल समझ लीजिए, वो कुछ भी ले आ रहे हैं, यह खेल हुआ है। और फिर कोयला उन्हें दे दिया, जंगल उन्हें दे दिया, जिससे कि सारे जंगल आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं। जल उन्हें दे दिया, जल, जमीन, जंगल, सब कुछ, आसमान, सड़क, क्या नहीं दे दिया। इसी के खिलाफ तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। इन सब को करके सारा पैसा वहां दे दिया। भारत 350 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया, जो टोटल 55 लाख करोड़ का कर्जदार हुआ करता था 2014 तक। सोचिए, 1947 से 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्जदार था, अब 350 लाख करोड़ का कर्जदार है। इसके बाद जो तेल है, पेट्रोलियम, उसके जरिए टैक्स में और सेस के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 36 लाख करोड़ रुपया कमाया। और वो 36 लाख करोड़ रुपया कमा के कहां चला गया? भारत का बजट तो घाटे में है। आपसे वसूली, जीएसटी हर चीज में बढ़ गई है, और बहुत सारे टैक्सेस बढ़ गए हैं, हिडन टैक्सेस बढ़ गए हैं, और अदर्स टैक्सेस बढ़ गए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ गए। फिर पैसा जा कहां रहा है? पैसा असल में अडानी की जेब में जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। और इस कारण से इस देश के अंदर महंगाई है, इस कारण से इस देश के अंदर बेरोजगारी है, इस कारण से इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। और 1 घंटे में, सोचिए, 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, और हर घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। यानी युवा आत्महत्या कर रहा है और वो कर रहा है। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रेप होते हैं, कौन करते हैं? भाजपा ही करते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि रेप करने वाले 80% से अधिक बीजेपी से जुड़े हुए लोग। अब आप सोचिए, बीजेपी का विधायक बलात्कारी, सांसद बलात्कारी, मंत्री बलात्कारी, और देखिए कौन बचा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सीडी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी बाद में रिलीज होने से, उस सीडी में वहां के डीएम प्रदीप शर्मा ने पूरी रिपोर्ट दी है उस सीडी में, कैसे उस डॉक्टर के साथ में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट में उसका एफिडेविट मौजूद है उस महिला का, पढ़ लीजिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपका सब कुछ छीनेंगे। इसलिए राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं और ये आपको यूं फंसाते हैं। और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं? कहेंगे अभिषेक मनु सिंघवी की जो कुर्सी है वो 222 नंबर की, उसमें राज्यसभा की सीट में 500 रुपए की एक गड्डी मिली। जो 500 की गड्डी एक मतलब 50,000 रुपए। तो भाई 50,000 रुपए मिले, किसने रखे, किसने डाले, कहां से आए? इसको तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए, देखिए, जांचिए। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में।
यानी सर आप डिसोन कर रहे हैं, वो आपका कुछ लेना देना नहीं उन पैसों से? अभी तक मैंने क्या बोला? लेकिन साहब, राज्यसभा का उपसभापति हो या बीजेपी के लोग किस तरह चिल्ला रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं खेल क्या है। यूं आपको डिरेल करना चाहते हैं हर मुद्दे से, फिर इन्हीं को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए आपके हिंदू मुस्लिम कराते हैं, दंगे कराते हैं, सत्ता प्रायोजित दंगे होते हैं, चाहे संभल हो, चाहे बहराइच हो, चाहे नूह हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहां पर हो, सारे दंगे सत्ता प्रायोजित है। आतंकवाद देश के अंदर परम रूप से है। रोजाना जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई घटना हो रही है और इनके जरिए आप इसमें फंस के रह जाते हैं और अडानी का मुद्दा ये साफ कर देते हैं। इसलिए हर समस्या की जड़ अडानी में है, चाहे जो भी हो। इसलिए राहुल गांधी उस पर हमला करते हैं। ये भ्रष्टाचार भी अडानी के लिए हो रहा है, क्योंकि अडानी मोदी भाई भाई है। यही सत्य है। जय